नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे उच्च शिक्षा संस्थान में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियां के बारे में, जो कि UGC नेट और JRF के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने पिछले वीडियो में जो है उच्च शिक्षा संस्थान में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियाँ के तहत हमने बात किया था शिक्षा केंद्रित विधि के बारे में। ये आपका वीडियो जो है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि पेपर 1 है, उसके लिए है। तो यदि वो आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने शिक्षा केंद्रित विधि यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड के बारे में बात किया था। और आज के क्लास में इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्यार्थी केंद्रित विधि यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के बारे में। चलिए थोड़ा सा हम पहले रिवीजन कराते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या जाना था। हमने पिछले वीडियो में जाना था शिक्षक केंद्रित विधि यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड के अंतर्गत। टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है? टीचर सेंटर्ड मेथड में शिक्षक जो होते हैं वो मुख्य होते हैं और विद्यार्थी गौण होते हैं, यानी कि इसमें शिक्षक की बातों को ज़्यादा सुना जाता है, विद्यार्थी की बातों को कम सुना जाता है। ठीक है ना? जिसके अंतर्गत हमने जाना था लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड और हिस्टोरिकल मेथड के बारे में, जो कि टीचर सेंटर मेथड के 4 प्रमुख बिंदु हैं। इसके बारे में हमने विशेष रूप से बात किया था। और आज के क्लास में इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्यार्थी केंद्रित विधि यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के बारे में। जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट है, स्टूडेंट सेंटर यानी कि ये क्या होगा? शिक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थियों के ऊपर केंद्रित होगा। तो विद्यार्थी केंद्रित विधि में क्या होता है? इसमें होता है कि बाल केंद्रित विधि में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण पद्धति अपनाया जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों को मुख्य माना जाता है, वहीं शिक्षक गौण होते हैं। पिछले विधि में क्या हो रहा था? पिछले विधि में हमने जाना था कि वहाँ पर शिक्षक मुख्य होते हैं, विद्यार्थी गौण होते हैं। लेकिन जब हम विद्यार्थी केंद्रित विधि की बात करते हैं यानी कि स्टूडेंट सेंटर मेथड की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है विद्यार्थी मुख्य होते हैं और शिक्षक गौण होते हैं। यदि हम इस विधि की विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में इसकी पहली विशेषता है कि इसमें बालक को शिक्षण का केंद्र बिंदु माना जाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें बालक को जो है सर्वोपरि माना जाता है। इसमें बालक की आवश्यकता, उसकी रुचि, उसका स्तर, सृजनात्मकता इत्यादि का ध्यान भी रखा जाता है। यानी कि इसमें बालक का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। बालक की रुचि किस विषय में है, उसका स्तर क्या है, यानी कि उसका लेवल क्या है, किस लेवल पर हम पढ़ाएंगे, मेरी पढ़ाने की शैली क्या होगी, हम कितना तेज बोलेंगे, कितना स्लो बोलेंगे या किस विधि से पढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है आपके विद्यार्थी केंद्रित विधि में। और इसके साथ ही साथ इसमें बालकों को सक्रिय रखा जाता है, यानी उसे एक्टिव रखा जाता है तथा उसे स्वतंत्र पूर्वक सीखने दिया जाता है। यानी कि हम इस विधि में छात्रों पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करते, यानी कि उसे हम फ्री छोड़ देते हैं, उसे स्वतंत्र पूर्वक सीखने दिया जाता है। इसमें जो है एक शिक्षक की भूमिका यानी कि जो टीचर की भूमिका होती है वो परिस्थिति को उत्पन्न करने वाले एक मार्गदर्शक की होती है, यानी कि एक गाइड की होती है। शिक्षक की भूमिका कैसे होती है? आप लिख सकते हैं कि शिक्षक की भूमिका जो है एक गाइड की होती है। एक गाइड का काम क्या होता है? एक गाइड का काम होता है किसी को राह दिखाना। आप सभी यदि कहीं घूमने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, कोई नई जगह पर जाते हैं खास करके, तो वहाँ पर आप गाइड लेते हैं। तो गाइड क्या करता है? आपको जो है उस क्षेत्र के बारे में, उस एरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उसी तरह स्टूडेंट सेंटर मेथड में जो टीचर होते हैं उनकी भूमिका एक गाइड की होती है, यानी कि एक मार्गदर्शक की होती है। वो छात्रों को जो है प्रत्येक चीज़ों पर गाइडलाइन करते हैं, यानी कि उसको मार्गदर्शित करते हैं। ये विधि जो है करके सीखने यानी कि लर्न बाय डूइंग, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? लर्न बाय डूइंग
ये विधि इस पर काम करती है, करके सीखने के सिद्धांत पर इसकी समस्त विधियां आधारित होती है। जैसे कि आपके टीचर सेंटर मेथड में बहुत सारी विधियां थी, उसी तरह बाल केंद्रित विधि में भी कुछ विधि को शामिल किया गया है। विधि की बात करें हम तो ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, असाइनमेंट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, गेम मेथड, लेबोरेटरी मेथड और इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन एवं निगमन विधि। तो इन सभी विधियों का प्रयोग करके हम छात्रों को पढ़ाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे इसमें लिखेंगे आपकी बाल केंद्रित विधि में हम निम्नलिखित विधियों को शामिल कर सकते हैं। कौन कौन विधियां हैं? विधियों आप यहाँ पर लिखा हुआ, आप चाहें तो इसका नोट्स बना रहे हैं तो इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है ना। चलिए इसको आपको लिख लेना है और एक एक करके हम इन सभी विधियों के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। पहला आपका आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं अन्वेषण विधि। तो इसे आप ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जानते हैं या फिर इसका हिंदी होता है अन्वेषण विधि। जो आपका ह्यूरिस्टिक शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द ह्यूरिस्को से हुई है, जिसका अर्थ होता है खोज करना, यानी कि रिसर्च करना। इसका अर्थ होता है खोज करना या मैं खोज करता हूँ। इस विधि के जो जन्मदाता की यदि बात करें तो इस विधि की खोज किसने किया था? आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया था। इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत करता है और छात्रों को प्रेरित करता है कि वे इस समस्या का ठीक तरीके से विश्लेषण करके स्वयं के प्रयत्न से समाधान ढूंढें। छात्रों को समस्या के सभी पहलू पर खुलकर विचार विमर्श करने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ समस्या का हल खोजने हेतु पूरी तरह कार्य और विचार संबंधित स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है। छात्रों को जहां परामर्श और निर्देशन की आवश्यकता होती है वहां उचित सहायता भी प्रदान की जाती है। यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड में आपने क्या जाना है? ह्यूरिस्टिक मेथड में हम यहाँ देख रहे हैं, इसका अर्थ ही होता है खोज करना, यानी कि रिसर्च करना। इस विधि में यदि ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा या अन्वेषण विधि के द्वारा कोई शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाता है तो इस विधि में पहले वो क्या करता है, आया क्लास में और एक समस्या, एक प्रॉब्लम अपने छात्रों के पेश दे देगा और छात्रों से कहेगा कि आप इसका उत्तर हमें दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, विद्यार्थी उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है पहले, लर्न बाय डूइंग मेथड पर काम करते हैं, करके सीखने पर काम करता है। आप जैसे विद्यार्थी को कुछ काम करने के लिए देंगे तो क्या करेंगे, वो सीखेंगे। इसे कैसे सीखेंगे? डूइंग करके। आपने अन्वेषण विधि का प्रयोग किया तो अन्वेषण विधि में आपने समस्या दिया छात्रों को और उस समस्या का जो है छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र जो है उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि इसमें वो खोज कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो है छात्र तो खोज करते ही हैं और जहाँ कहीं भी यदि समस्या होती है, उन्हें समझ में नहीं आता है तो शिक्षक जो होते हैं वो कोई गाइड की भी भूमिका निभाते हैं, यानी कि एक मार्गदर्शक की भी भूमिका भी निभाते हैं। जहाँ उनकी जरूरत होती है वहाँ उन्हें समझाया भी जाता है, बताया जाता है, लेकिन उन्हें कार्य करने की उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, पूरी उन्हें फ्रीडम दे दी जाती है। यदि हम इस अन्वेषण विधि के गुण की बात करें तो गुण में आप चाहे तो एक एक पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पहला गुण में आप लिखेंगे कि इस विधि से शिक्षण के अवसरों से विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड विकसित होता है, उनमें प्रेषण की क्षमता का भी विकास होता है। जब अन्वेषण विधि के द्वारा छात्र कोई काम करते हैं, किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं वो, तो उनके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास होता है, डेवलप होता है, जिससे उनकी प्रेषण की क्षमता भी विकसित होती है। दूसरे बिंदु में आप लिखेंगे कि यह अधिकर्ताओं को वैज्ञानिक विधि यानी कि साइंटिफिक मेथड में
प्रशिक्षण प्रदान करने की एक प्रैक्टिकल विधि यानी कि व्यवहारिक विधि है। जो अधिकर्ता जो होते हैं उनको जो है एक साइंटिफिक मेथड में प्रशिक्षण प्रदान करने की, यानी कि हम आपको यदि कुछ बता रहे हैं या कोई भी टीचर यदि आपको कुछ बता रहे हैं तो उनके लिए भी एक ये साइंटिफिक मेथड का काम आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड का एक ये प्रैक्टिकल विधि है, यानी कि व्यवहारिक विधि है। क्योंकि हम यहाँ देख ही रहे हैं कि छात्र को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है और वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपने कार्यों का संपादन करते हैं। इस विधि की यदि हम तीसरे गुण की बात करें तो तीसरे गुण में आप लिखेंगे कि इस विधि में विद्यार्थी सर्वदा एक्टिव रहता है, यानी कि क्रियाशील रहता है तथा समस्याओं को हल करने के लिए खुले मन से सोचता है, यानी कि ओपन माइंडेड वो सोचता है। दूसरे के विचारों को सम्मान देता है। वह अपने विचारों में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए भी सदा तत्पर रहता है, यानी कि सदा वो रेडी रहता है। इस विधि का यदि सबसे हम बेहतर गुण की बात करें तो ये तीसरा बिंदु है, तीसरा पॉइंट है। इसमें हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी जो होते हैं हमेशा एक्टिव रहते हैं तथा जो समस्याओं का जो वो हल करते हैं वो अपने पूरे ओपन माइंड से करते हैं, खुले मन से करते हैं और दूसरों के विचारों को भी वो सम्मान देते हैं। बेसिकली जो ये आपका ये ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि अन्वेषण विधि है, इसका प्रयोग जब आगे जैसे कि आप रिसर्च करेंगे, आप पीएचडी करेंगे तो उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और टॉपिक के अनुसार आप अन्वेषण का कार्य करते हैं, यानी कि रिसर्च करते हैं। ठीक है ना। चलिए यदि हम इसके बाद यदि चौथे बिंदु की बात करें तो चौथा बिंदु में आप लिखेंगे कि यह एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी गति एवं क्षमता के अनुरूप सीखने की स्वतंत्रता होती है, यानी कि फ्रीडम रहता है। यानी कि यह एक ऐसी विधि है जो आपका ह्यूरिस्टिक मेथड है, जो अन्वेषण विधि है, इसको एक ऐसी विधि माना गया है कि इसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता से अपनी गति के अनुसार सीखता है। क्योंकि हर व्यक्ति के सीखने की क्षमता या कैपेसिटी आप कह लीजिए अलग अलग होती है। मेरी कैपेसिटी अलग है, आपकी कैपेसिटी अलग हो सकती है। यानी कि हम जिस चीज़ों को जितना जल्दी सीखते हैं या जितना लेट से सीखते हैं, हो सकता है कि आप उस चीज़ों को और जल्दी सीख लें या और लेट से सीखें। ये भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि एक बार में आप समझ नहीं पाए, शायद मेरी बातें आपको समझ में नहीं आए, या फिर आप कह सकते हैं कि बोली समझ में नहीं आए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इसी वीडियो को आप 1 या 2 बार देखेंगे या बार बार में बाकी भी वीडियो आप देखेंगे तो धीरे धीरे शायद आप इंटरफेयर होते जाएंगे, धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की, हर विद्यार्थी की सीखने की क्षमता और उसकी गति जो होती है वो अलग अलग होती है। हर कोई अपने हिसाब से सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो लेकिन इस विधि में जो है ये पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है कि जो विद्यार्थी जितनी गति से, जितनी क्षमता के अनुसार सीखना चाह रहे हैं उतनी क्षमता के अनुसार सीख सकता है। लेकिन टीचर सेंटर मेथड में हमने क्या देखा था? टीचर सेंटर मेथड में हमने देखा था कि यह पूरी तरह से एक शिक्षक के ऊपर आधारित होता है। यानी कि शिक्षक छात्रों को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, उनके सीखने की गति क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जैसे ही हम स्टूडेंट सेंटर मेथड की बात करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ह्यूरिस्टिक मेथड के अंतर्गत छात्रों की क्या होती है, इतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपनी गति एवं अपनी क्षमता के अनुसार कोई चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। चलिए इसके बाद यदि आप 5वें बिंदु की बात करें तो 5वें बिंदु में आप लिखेंगे कि विद्यार्थी और अध्यापक एक मित्र की भांति व्यवहार करते हैं, जिसमें विद्यार्थी अध्यापक से विमर्श यानी कि डिस्कशन करता है, उनसे समस्याओं को हल करने में भी सहायता मिलती है। यानी कि इस विधि में जो है एक विद्यार्थी और एक उसके जो शिक्षक होते हैं उन दोनों के बीच एक मित्रवत व्यवहार होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं यदि जब तक कोई शिक्षक अपने छात्रों से मित्रवत व्यवहार नहीं करेगा तब तक विद्यार्थी अपनी सभी समस्याओं को खुल करके उसके सामने नहीं रख सकते हैं।
लेकिन जैसे हम इस ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के बीच एक मित्रवत व्यवहार होता है, ताकि जिसमें विद्यार्थी जो है बेहतर तरीके से सब चीज़ों को सीखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे छठे बिंदु में कि इस विधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना बहुत स्पष्ट तथा स्थायी हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अनुसंधानकर्ता की भांति कार्य करते हैं एवं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस विधि में क्या होता है, विद्यार्थी, जैसे मैंने कहा, विद्यार्थी स्वयं रिसर्च करता है, खोज करता है, वो खुद एक रिसर्चर होता है, यानी कि खुद एक अनुसंधान करता होता है। एक अनुसंधानकर्ता की भांति वो व्यवहार करता है और खुद से वो कंक्लूजन पर पहुंचता है कि निष्कर्ष पर पहुंचता है, यानी कि उसके सामने एक समस्या दे दिया गया है, उस समस्या को पढ़ेगा, उस समस्या का समाधान निकालेगा और फाइनल वो कंक्लूजन पर पहुंचेगा कि उसका क्या, वो उसका निष्कर्ष क्या निकला। तो ये कुछ क्या थे, ये कुछ आपके पाठ में के गुण थे। अब इसके बाद करते हैं हम अन्वेषण विधि के दोष के बारे में, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यदि कोई विधि है उसका गुण है तो उसके दोष भी हैं। यदि हम दोष की बात करें तो इसके पहले दोष में आप लिखेंगे कि यह विधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इन कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मानसिक विकास इतना अधिक नहीं होता है कि वे एक अन्वेषणकर्ता की भांति कार्य कर सके। जैसा कि मैंने कहा ही आपको, यह विधि किसके लिए है, यह विधि आप सभी के लिए है। आप नेट क्वालिफाई करके, जीआरएफ क्वालिफाई करके जब आप पीएचडी करेंगे, रिसर्च का काम करेंगे, तब ये विधि काम में आती है। तो जो माध्यमिक कक्षाएं होते हैं उन कक्षाओं के लिए यह विधि क्या होती है, उपयोग नहीं होती है, क्योंकि उनका मानसिक विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ रहता है कि वो इस विधि में क्या कर सके, कार्य कर सके। यदि इसके दूसरे नुकसान की बात करें तो वह है कि यह विधि अधिक खर्चीली है, क्योंकि इसके लिए अच्छी प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय होने चाहिए, जो कि वर्तमान में सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होते हैं। यह विधि खर्चीली क्यों है, क्योंकि आपको स्वयं से रिसर्च करना है, आपको खुद से मटेरियल इकट्ठा करना है, किताबें लानी है, किताबें पढ़नी है, लाइब्रेरी जाना है, कई जगह पर जाना पड़ता है, इसलिए इस विधि को तो खर्चीला माना गया। तो हर जगह इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और भी बहुत इसके गुण हैं जो कि हमने बाकायदा फुल इसका नोट्स बना करके इस अपने ब्लॉग स्पॉट पर अपलोड किया है, जो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और बेहतर तरीके से सारे जो गुण और दोष हैं उसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम आप बात करते हैं आपके दूसरे विधि के बारे में, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड तो आप समझ गए होंगे, बस आपको इतना याद रखना है कि खोज करना है, रिसर्च करना है, इसका मेन उद्देश्य होता है। चलिए अब सेकेंड होता है आपका प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, इस विधि में जो है विद्यार्थी किसी समस्या के समाधान के लिए किसी उचित प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेते हैं तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। प्रोजेक्ट पर कार्य करते समय विभिन्न विषयों के जिन तथ्यों और सिद्धांतों और व्यवहारों का ज्ञान की जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, वह ज्ञान उसी समय विद्यार्थी को शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। यानी कि प्रोजेक्ट विधि में आप क्या समझे, यदि आप गौर करेंगे तो प्रोजेक्ट विधि और ह्यूरिस्टिक विधि में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हम रिसर्च करते हैं और इसमें हम कोई प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं। और यदि आप अपने पीजी में कोई प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो आप सभी को याद होगा कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम एक रिसर्च की भांति ही कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने MFA किया है, ठीक है ना। MFA नहीं होता है मास्टर ऑफ फाइन आर्ट। बहुत लोग होंगे जो M.Ed किए होंगे, बहुत लोग होंगे जो MA किए होंगे। तो आप कोई भी मास्टर कोर्स करेंगे तो उसमें आपको रिसर्च करना होता है। जैसे कि मेरे कोर्स में भी हम लोग को रिसर्च करने का दिया गया था, यानी कि आपको क्या करना है, MFA जो है 4 सेमेस्टर का होता है, तो प्रत्येक सेमेस्टर में हम लोग को एक एक
प्रोजेक्ट जमा करना होता था, यानी कि एक सेमेस्टर में एक आप टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक पर पूरा आप रिसर्च तैयार कीजिए, रिसर्च करके फिर फाइनल एग्जाम में सबमिट करना होता था। तो जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें आपका देखिए एक रिसर्च ही होता है, यानी कि आगे चल करके आप नेट या JRF क्वालिफाई करेंगे, PhD में एडमिशन लेंगे, तो वहाँ भी आपको एक विशेष टॉपिक पर रिसर्च करना होगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, PhD में कैसे कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे आप सिनॉप्सिस तैयार करेंगे, कैसे आप फाइल तैयार करेंगे, इसके बारे में हम आगे आप सभी के लिए वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट मेथड में। तो प्रोजेक्ट मेथड में हम देख रहे हैं कि इसमें भी एक रिसर्च होता है, और जो विद्यार्थी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो उसमें जहाँ पर भी कुछ बताना होता है, जहाँ पर कमी होती है, वो शिक्षकों के द्वारा बताई जाती है। प्रोजेक्ट विधि के जो है, यदि हम चरण की बात करें तो इसमें कुछ चरण होते हैं। तो पहला होता है परिस्थिति उत्पन्न करना, यानी कि जब तक कोई परिस्थिति यानी कोई समस्या, जब तक कोई समस्या नहीं रहेगी, जब तक कोई परिस्थिति नहीं रहेगी, हम किस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो पहला होता है परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा होता है प्रोजेक्ट का चुनाव और उसके उद्देश्य को स्पष्ट करना। कोई आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे, पहले हमको किस टॉपिक पर, किस विषय पर प्रोजेक्ट बनाना है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य को आप लिखते हैं। उसके उपरांत आप कार्यक्रम बनाते हैं, कार्यक्रम बनाने के अनुसार उस कार्यक्रम के योजना अनुसार कार्य भी करते हैं। यदि आप सभी विद्यालय में जब आप पढ़ते होंगे महाविद्यालय में, तो देखेंगे वहाँ पर एक रूटीन बना रहता है, यानी क्लास रूटीन रहता है, कार्यक्रम रहता है कि किस टाइम पीरियड में कौन शिक्षक आएंगे, कौन विषय पढ़ाएंगे। उसी तरह जो है पूरे साल का एक एकेडमिक कैलेंडर भी होता है, यानी कि किस महीने में जो है कौन सा कार्यक्रम होने वाला है, कौन सा इवेंट होने वाला है, सबके बारे में उसमें पूरी जानकारी दी हुई रहती है। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट बनाने के दरमियान एक कार्यक्रम बनाते हैं, और उसी कार्यक्रम के योजना अनुसार कार्य भी किया जाता है। इसके उपरांत जो है कार्य का मूल्यांकन होता है, और सारे कार्यों का लेखा जोखा भी रखना होता है। तो एक प्रोजेक्ट विधि में एक कह सकते हैं कि छोटा सा एक रिसर्च ही है, हम एक विशेष टॉपिक पर कोई विषय लेकर के उस पर हम एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। चलिए प्रोजेक्ट हो गया। अब तीसरा आपका है क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी कि इसे हिंदी में कहेंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। इस विधि में विद्यार्थी के द्वारा शिक्षक को और शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को प्रश्न पूछना होता है। इसको बस आप याद रखना है कि इस जैसे कि नाम से स्पष्ट है, क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में विद्यार्थी के द्वारा शिक्षक को और शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को प्रश्न पूछा जाता है, और दोनों भी एक दूसरे को उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक अध्यापक को इस विधि का प्रयोग करने के लिए कुछ बातें जो हैं उन बातों को उसे ध्यान रखना होता है, या आप कह सकते हैं कि उन बातों में उसे दक्ष होना भी आवश्यक है। नहीं तो मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और विद्यार्थी कोई आपसे प्रश्न पूछता है, उसमें आपको प्रश्न का उत्तर ही नहीं पता है, तो उस समय क्या होगा फिर? तो आपको क्या होना पड़ेगा, आपको सब चीज़ों का ज्ञान पहले से होना चाहिए। वो बातें कौन कौन सी है? विद्यार्थी से जो है भली भांति प्रश्न पूछना, आपको ये भी करना चाहिए कि इसमें दोनों तरफ से होता है, आप भी प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी भी आपसे प्रश्न पूछते हैं। यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो विद्यार्थी आंसर देंगे, यदि विद्यार्थी आंसर नहीं दे पाते हैं तो फिर आपके द्वारा उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। पूछे हुए प्रश्न के जो है विद्यार्थियों को आपको उचित जवाब भी देना होगा। इस विधि में जो है आप ये कर सकते हैं, विद्यार्थियों को जो है प्रश्न पूछने के लिए आप प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, और विद्यार्थियों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का संतोषजनक जवाब भी आपको देना होता है, तभी ये विधि कारगर सिद्ध हो पाती है। अधिकतर बार देखा गया है कि कई शिक्षकों के द्वारा केवल प्रश्न पूछा जाता है, और जैसे ही विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है। आप जब क्वेश्चन और आंसर मेथड का प्रयोग कर रहे हैं तो इस
इसका परिभाषा ही है कि आप प्रश्न पूछेंगे विद्यार्थी से और विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे आपसे। अर्थात आप कह सकते हैं कि इस विधि में शिक्षा के द्वारा पढ़ाए गए पाठ में से सवाल पूछे जाते हैं और उसका उत्तर विद्यार्थी देते हैं। अगर उत्तर गलत हो तो शिक्षक के द्वारा उसे सही भी किया जाता है। वहीं अगर विद्यार्थियों के पास कोई संशय हो तो वह भी शिक्षक से पूछ सकते हैं, उसका जवाब शिक्षक देते हैं। जैसे कि ये वीडियो हम बना रहे हैं, आपके मन में भी कोई शंका है, कोई समस्या है यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित या कोई भी विषय आपको समझ में नहीं आया है, तो आप बेहिचक जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न दे सकते हैं। हम सभी प्रश्नों को पर्सनली पढ़ते हैं और सबका जहाँ तक संभव हो सके उसका जवाब भी देते हैं। तो क्वेश्चन आंसर मेथड तभी कारगर हो पाएगा यदि हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं तो आपके मन में कोई भी समस्या है तो उस समस्या को आप बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका होता है असाइनमेंट मेथड, ठीक है ना। असाइनमेंट मेथड इसको बोलते हैं अभिन्यास विधि। इस विधि में विद्यार्थियों को या फिर आप कह सकते हैं विद्यार्थियों के समूह को कुछ विशेष प्रकार के कार्यों का उत्तरदायित्व दिया जाता है जिसे एक निर्धारित समय अवधि में पूरा करना होता है। जो विशेष कार्य उन्हें दिए जाते हैं वह उनके पाठ्यक्रम या फिर शिक्षण अधिगम से संबंधित बातों का सैद्धांतिक या क्रियात्मक या आप कह सकते हैं कि व्यवहारात्मक ज्ञान प्रदान करने से उद्देश्य से दिया जाता है। असाइनमेंट पढ़ने के नाम से आप स्पष्ट क्लियर है। आप सभी अंडर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में सब में आपको क्या किया था, आपको असाइनमेंट दिया जाता था, यानी कि आपको कुछ प्रश्न जो है आपके पाठ्यक्रम से संबंधित दिए जाते थे जिसका उत्तर आप लिख करके जमा करते थे। तो ये तो आप खुद आपको स्पष्ट है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं पांचवें में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी कि समस्या समाधान विधि। ये विधि भी जो आपके जो ये है ना क्वेश्चन और आंसर मेथड, ठीक उसी प्रकार ये भी है। इसमें भी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्व भी क्या है, उसका समाधान निकाला जाता है। समाधान कौन निकालेंगे, शिक्षक निकालेंगे। यदि विद्यार्थियों की कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का समाधान एक शिक्षक के द्वारा दिया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। छठा आपका है गेम मेथड, यानी कि खेल विधि। खेल विधि में क्या होता है, खेल खेल के द्वारा बच्चों को कोई भी खेल खिलाकर उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर प्राइमरी और मिडिल क्लास में इसका प्रयोग किया जाता है कि गेम के द्वारा, खास करके आप जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, प्राइमरी के बच्चों को इस विधि से ज्ञान दिया जाता है। और सातवां होता है लेबोरेटरी मेथड, यानी कि प्रयोगशाला विधि। ये विधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी चीज़ यदि हम लेबोरेटरी में जा करके सीखते हैं, प्रयोगशाला में जा करके कोई काम करते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रहती है। यानी कि हम प्रैक्टिकल यदि कोई काम करेंगे तो वो हमारे मस्तिष्क में फिट हो जाता है, हम बेहतर तरीके से उसे सीख जाते हैं। तो लेबोरेटरी मेथड में, प्रयोगशाला विधि में भी बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। इसके बाद अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आपका है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इसे हिंदी में कहते हैं आगमन एवं निगमन विधि। इस विधि का प्रयोग जो है भी क्लास में किया जाता है। इसके बारे में जानते हैं कि ये इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड क्या होता है, यानी कि आगमन एवं निगमन विधि क्या होता है। आगमन विधि में जो है, इस विधि में विद्यार्थी को विविध उदाहरण का अवलोकन करते हुए स्वयं निष्कर्ष निकालकर सामान्य नियम का निर्माण करना होता है। यानी कि जैसे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, वस्तु जो है नीचे की ओर गिरता है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जिससे कि वो सभी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। उसी तरह यदि हम डिडक्टिव मेथड की बात करें कि निगमन विधि की बात करें तो यह आगमन विधि के ठीक विपरीत होती है।
इस विधि में विद्यार्थी के समक्ष सर्वप्रथम नियम बताया जाता है तथा उसके पश्चात नियम की सत्यता की जांच के लिए उदाहरणों द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। यानी कि इस विधि में क्या होता है, डिडक्टिव मेथड में, निगमन विधि में पहले हम नियम बता देंगे। यानी हम बच्चों को बताएंगे देखो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, नियम उसे लिखा देंगे, नियम समझा देंगे, उसके बाद उदाहरण देकर समझाएंगे। उसके बाद हम कोई चीज वस्तु लेंगे, उसे छोड़ देंगे, वो वस्तु नीचे गिरेगी तो हम ये बताएंगे देखो गुरुत्वाकर्षण के कारण चीजें नीचे गिरती है। लेकिन आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में पहले उसे कार्य करने के लिए दिया जाता है, उसके बाद उसको उसके नियम समझा जाते हैं। यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है और निगमन विधि जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो ये कुछ नियम थे जो कि आप पढ़ सकते हैं कि स्टूडेंट सेंटर मेथड में इन सभी नियमों का प्रयोग किया जाता है। हम वीडियो के शुरू में ही आपको बताए थे, जब हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे थे, यानी कि आपका जो टॉपिक था उच्च शिक्षा संस्थान में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियाँ, तो इसमें हमने वैश्विक रूप से 4 विधि के बारे में आपको बताया था। शिक्षक केंद्रित विधि, विद्यार्थी केंद्रित विधि, ऑफलाइन विधि और ऑनलाइन विधि। तो 2 विधि तो आपका कंप्लीट हो गया। टीचर सेंटर मेथड हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था और स्टूडेंट सेंटर मेथड हमने इस वीडियो में चर्चा की है, बात की है। 2 विधि आपका और है, यानी कि ऑफलाइन मेथड और ऑनलाइन मेथड। तो यदि हम ऑफलाइन की बात करें तो वर्तमान समय में जो शिक्षा की जो मतलब कह सकते हैं कि जो प्रणालियाँ प्रचलित है वो सभी ऑफलाइन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत हमें कक्षा कार्यक्रम, कोचिंग, सेमिनार इत्यादि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। यानी कि जो चीज़ आप कोचिंग में पढ़ते हैं, किसी महाविद्यालय में, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो सभी ऑफलाइन विधि है। वहीं दूसरा आपका है ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन प्रणाली में जो है इंटरनेट आधारित विभिन्न प्रकार की सेवाएं को भी इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। यानी कि अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं क्या है, ये आपका ऑनलाइन मेथड है, और जो आप क्लासरूम में, कोचिंग संस्थान में जो पढ़ाई करते हैं वो आपका ऑफलाइन मेथड है। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन तो आप सब समझ गए होंगे। मेन बेसिकली आपको 2 चीज़ याद रखना है, इनकी स्टूडेंट सेंटर मेथड और टीचर सेंटर मेथड। ये 2 आपका क्या होता है, ये 2 महत्वपूर्ण होता है। तो इन दोनों के बारे में हमने 2 वीडियो में चर्चा किया, बात किया। तो हम इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। बाकी अगले वीडियो में जो है आपके UGC नेट के जो फर्स्ट पेपर हैं, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बाकी यूनिट को भी, बाकी टॉपिक को भी आप सभी के बीच लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।